हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो चलिए आज का टॉपिक हम देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस करना है हमें। तो हमारा पहला टॉपिक होगा एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। सेकंड टॉपिक होगा ग्रीक आइलैंड। थर्ड टॉपिक होगा हमास। चौथा होगा जो कतर के श्रम कानून में सुधार किया गया वो। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक शिलालेख मिला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मुस्तफ़ा और अदीब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला टॉपिक। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हमारा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसका गठन 1962 में हुआ था। अच्छा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं क्यों न्यूज़ में है। तो अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि भारत और चाइना के बीच में आपको एलएसी पे काफ़ी टकराहट चल रही है। तो उन्होंने हमारा नॉर्थ साइड से एडवांटेज ले रखा है। तो हमने क्या किया है, एसएफएफ के मदद से हमने क्या किया है, उसके साउथ वो हमारे में 4 किलोमीटर घुसे थे, हमने 8 किलोमीटर घुस लिया है। ठीक, तो इस तरह हमने एक एडवांटेज ले लिया है। हमें एक काफ़ी ब्लैक टॉप नामक पहाड़ी पे हमने कब्जा कर लिया है, जिससे वो काफ़ी हाइट पे है। इससे हमें काफ़ी स्ट्रेटेजिक लाभ मिल गई है। तो चलिए अब एसएफएफ के बारे में देख लेते हैं। इनका गठन कब हुआ था? 1962 में। चाइना और इंडिया चाइना वॉर के जस्ट बाद हुआ था। इसको पहले क्या बोला जाता था? एस्टेब्लिशमेंट 22 बोला जाता था। इसमें पहले जो है सिर्फ तिब्बतियों को शामिल किया जाता था, अब तिब्बती और गोरखाओं को दोनों को शामिल किया जाता है। साथ में इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, महिला बटालियन भी है इसमें, ऐसा नहीं कि महिला बटालियन नहीं है। इसका प्रशिक्षण अपना होता है, ये कोई आर्मी नेवी या एयरफोर्स के साथ नहीं करती, ये खुद का ट्रेनिंग करती है। इसका दूसरा नाम क्या है? विकास बटालियन भी बोलते हैं इसको। इसका जो नियंत्रण होता है वो कहाँ से होता है? कैबिनेट सचिवालय से होता है। और इसके जो टॉप मोस्ट ऑफिसर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं, जो कि एक मेजर जनरल रैंक का सैन्य अधिकारी होता है। इन्होंने इससे पहले 1971 के भारत पाक जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ था उस युद्ध में भाग लिया था। साथ में जो स्वर्ण मंदिर में ब्लू स्टार ऑपरेशन चला था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। साथ में करगिल वार। इसके बाद जो भी टेररिस्ट वाली घटनाएं होती है उसमें सरकार इसको जब जरूरत पड़ती है तो इसको बुलाती है, तो ये अपना काम निपटा के जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आज का हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रीक आइलैंड। क्रीक आइलैंड कहाँ पे है? तो ये है मेडिटेरियन सी के मिडिल में। आप देख लो मैप में है, तो मेडिटेरियन सी के मिडिल में स्थित है। ये किसका पार्ट है? तो ग्रीक का पार्ट है। ये ग्रीक का पार्ट कब बना था, या ग्रीस का पार्ट कब बना था? तो ये बना था आपको 1913 में बना था। ये देख लो किसका एजियन सी है यहाँ पे। एजियन सी किसका हिस्सा है? मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर का ही हिस्सा है, लेकिन इसके ये साउथ एजियन सी के साउथ में है। और यहाँ पे है लीबिया। लीबिया क्या है? नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। तो उसके ऊपर वाला जो मेडिटेरियन सी का हिस्सा होगा उसको लीबियन सी बोलते हैं। तो ये लीबियन सी और एजियन सी के मिडिल में है, तो ये दोनों को अलग करती है। ओके, इधर है आयोनियन सी, इधर है ब्लैक सी। तो आप देख लो ब्लैक सी से किसका किसका लगता है। ब्लैक सी से आपको सीधा दिख रहा है टर्की का लगता है, बुल्गारिया का लगता है। ओके, तो ये देखना है आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमास। हमास क्या है? फिलिस्तीन इसराइल के बगल में फिलिस्तीन है, उसको मान्यता बहुत सारे देश देते हैं, बहुत सारे देश नहीं दे रहे हैं फिलिस्तीन को मान्यता। तो उसी का क्या है, ये इस्लामिक राजनीतिक संगठन है और साथ में टेररिस्ट ग्रुप भी है। ये इसराइल के खिलाफ क्या करता है? हमला करते रहता है, इसराइल को परेशान करते रहता है। जैसे हमारे यहाँ कौन परेशान करता रहता है इंडिया को? जैसे मोहम्मद, उसके बाद पहले करता था लिट्टे, उसके बाद और भी कौन सा है, लश्कर तोयबा। ये सब क्या करता है? जिस तरह इंडिया को परेशान करता है इसी तरह हमास किसको परेशान करता है? इसराइल को परेशान करता है। इसको सपोर्ट और कौन देता है? धन या जो आर्म्स है वो कौन मुहैया कराता है? ईरान मुहैया कराता है। ओके, ये जो इसका कंट्रोल कहाँ पे है? गाजा पट्टी किसके किसके बीच में है? इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में है। तो इस पे इसका कंट्रोल है। जिस तरह का कंट्रोल क्या नाम है, तालिबान का अफगानिस्तान के बहुत सारे पार्ट्स में है। जिस तरह हमारे यहाँ गढ़चिरौली हो गया, फिर उसके बाद आपको सुकमा हो गया, वहाँ पे कुछ हिस्सों में काफ़ी हद तक किसका डोमिनेंस रहता है? नक्सलाइट लोगों का होता है। उसी तरह ये गाजा पट्टी पे इसी तरह का कंट्रोल हमास का है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कतर से रिलेटेड। कतर में लेबर लॉ में कुछ सुधार किए गए हैं, तो उससे अब कतर से आपको याद रखना है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होना है? कतर में होना है। तो कतर में क्या क्या सुधार किए गए, श्रम कानून में क्या क्या सुधार किए गए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या 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 है
कि अभी जो सुधार किए गए हैं वो सभी क्षेत्रों के लेबर के लिए, लेबर या जो वहाँ पे काम करने जाते हैं, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कंट्री, मान लो आप पाकिस्तान से गया है तो उसी के लिए, या फिर अफ्रीका से गया है उसी के लिए, ये सारा है जितना भी, मान लो कनाडा से जाता है, अमेरिका से जाता है, ऑस्ट्रेलिया से जाता है, ब्राज़ील से जाता है, जहाँ से भी जाता है कतर में काम करने के लिए, सभी के लिए श्रम कानून सुधार किए गए। इसमें पहले क्या था, घरेलू कामगार। घरेलू कामगार कौन होता है, जो घर में काम करता है, जैसे खाना बनाना, रसोई का काम देखना, झाड़ू पोछा, ये सबको भी उसके अंदर में। ऐसा नहीं सिर्फ जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है या फैक्ट्री में काम कर रहा है उसी पे ये कानून लागू होगा, ऐसा नहीं है। इसमें घरेलू कामगारों को भी सम्मिलित किया गया है। अब ये कानून क्या बना है, नया कानून, इसके तहत क्या है कि आप पहले होता था कि आप किसी एजेंसी के थ्रू वहाँ पे काम, मान लो आप भारत से गए हो तो कोई एजेंसी आपको ले जाएगी ना कि वहाँ पे हम आपको नौकरी दिलाएंगे, आपको ऐसा नौकरी मिलेगा, ऐसा वेतन मिलेगा, ऐसा। तो आपको वहाँ पे मान लो आपको लगवा दिया 7,000 में, और आपको कुछ दिन काम करने के बाद पता चला कि आपके बगल में क्या हो रहा है, हमको 9,000 भी सेम काम का दिया जा रहा है और कम घंटे काम करवा के। तो आप क्या करोगे, चाहोगे बदलना, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक, आपको जिसने नियुक्त करवाया उससे आपको परमिशन लेना होता था, और फिर आपको जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसको भी, वो भी आपको नहीं छोड़ सकता था इस तरह। तो अभी नया कानून बना के क्या कर दिया गया, आप जिसके यहाँ मान लो 2 साल से कम काम कर रहे हो तो उसको आप 1 मंथ पहले का नोटिस दे दो कि मुझे अब सरकार काम छोड़ना है आपके यहाँ, मुझे दूसरी जगह काम करना है। तो 1 महीना पहले नोटिस देने के बाद आप काम छोड़ सकते हो। अगर आप 2 साल से अधिक काम कर लिए हो वहाँ पे तो आपको 2 महीने पहले का नोटिस देना पड़ेगा। साथ में क्या किया गया है, ये जो श्रम सुधार हुआ है तो उसमें क्या किया गया है, जो वेतन है उसमें 25% की वृद्धि भी कर दी गई है। ओके, अभी मान लो 1,000 मिल रहा है तो अभी नया में कितना मिलेगा, 1250 रुपया मिलेगा। तो ये न्यूनतम वृद्धि, न्यूनतम वेतन क्या कर दिया गया है, $274 कर दिया गया है। उसके साथ आपको खाने का और रहने का भी अलग से मिलेगा। अब इसमें काफला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। काफला सिस्टम क्या है, सेम जैसे मैंने बोला था ना कि अगर कोई विदेश से, विदेश मतलब इंडिया से, पाकिस्तान से, जो भी कतर में जो भी प्रवेश करेगा उसको क्या होता था, एक एजेंसी के थ्रू दिया जाता था। उस एजेंसी का ही दायित्व बनता था कि वो जो गया है उसका देख रेख करे। तो देख रेख तो सही है, लेकिन वो ही उसका मालिक बन जाता था। उसी सिस्टम को ये ख़त्म किया गया है। उसी को क्या बोलते थे, काफिला सिस्टम बोलते थे। देख रेख करने को या जो उसका मालिक बन जाता था उसी को क्या बोलते थे, काफिला सिस्टम। उसको इसके थ्रू खत्म कर दिया गया इस नए कानून के तहत। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, देख लेते हैं मैप, थोड़ा सा मैप डिस्कस कर लेते हैं। ये कतर है, कतर का बाउंड्री किसे टच हो रहा है, सऊदी अरबिया से। और ये है पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ का किससे किसे होता है, ईरान से, सऊदी अरबिया से हो रहा है, कतर भी साथ में शामिल है। यह है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान इधर, ये सारा का सारा गल्फ जो है ये किसका पार्ट है, अरबियन सी का पार्ट है। ओके, गल्फ ऑफ ओमान से किसका है, ओमान का और ईरान का। इधर है गल्फ ऑफ एडन, सोमालिया और यमन का। इधर है रेड सी, रेड सी से कौन कौन सी, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, रेड सी से आप देख लो किसका किसका बॉर्डर टच होता है, सऊदी अरबिया, सूडान, इथोपिया, इजिप्ट, ये सब का। यहाँ पे है सुएज कैनाल, सुएज कैनाल रेड सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कुडप्पा, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला है। ये है कुडप्पा जिला जो साउथ में, आंध्र प्रदेश के साउथ में। कुडप्पा जिले में क्या मिला है, एक रेनाटी चोल युग इरा का हमें इंस्क्रिप्शन मिला है या शिलालेख मिला है। ये शिलालेख डोलोमाइट चट्टान पे मिला है। डोलोमाइट चट्टान क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है। रॉक कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा में पाई जाती है इसमें, और कार्बोनेट भी पाई जाती है डोलोमाइट चट्टान में। ये जो रॉक मिली है, जो इंस्क्रिप्शन मिले, इसकी भाषा कौन सी है, तेलुगु भाषा है। और ये 8वीं शताब्दी के आसपास, 8वीं शताब्दी के आसपास में यहाँ पे कौन करता था, रेनाटी का चोल महाराज के अधीन था ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेनाटी चोल युग कब किस ईस्वी से किस ईस्वी तक रहा था, साम्राज्य था उनका। तो 500 से 1100 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था इस क्षेत्र में, ठीक। इस युग का सबसे, तेलुगु भाषा में जो सबसे पुराना शिलालेख मिला है वो किस ईस्वी का मिला है, 575 ईस्वी का। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा जर्मनी से, लेबनान से रिलेटेड। लेबनान में कौन कौन से, लेबनान का देख लो आप क्या है कि साउथ में इसराइल है, और ईस्ट में सीरिया से बॉर्डर टच होता है, और वेस्ट में मेडिटेरियन सी से। ओके, अब क्या हुआ यहाँ पे कि नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, मुस्तफ़ा अदीब को। ओके, मुस्तफ़ा अदीब को नियुक्त किया गया नया प्रधानमंत्री।
पुराने प्रधानमंत्री कौन थे यहाँ के? हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है हाल ही में। क्यों? क्योंकि लेबनान में आपको मालूम होगा कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले, एक वहाँ का जो राजधानी है बेरूत, वहाँ पे एक भयानक विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का, जिसमें काफ़ी लोग मर गए हैं और पूरा जो बेरूत राजधानी है इसकी वो पूरी तबाह हो चुकी है। तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया और ये मुस्तफ़ा अदीब नए प्रधानमंत्री यहाँ के बने हैं। ओके, अब इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। इसका जीडीपी का 170% कर्ज पहुँच चुका है लेबनान को, तो इनको संभालना है। अब फ्रांस से इसको आज़ादी मिली थी 1943 में लेबनान को, तो ये भी याद रखना है आपको कि पहले फ्रांस का इस पर कब्जा था, अब वो स्वतंत्र हो चुका है 1943 में। ओके, साथ में और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ का देख लो, सिया 41% है और सुन्नी 27% है। तो इस तरह देखना है कि सिया का डोमिनेशन है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट इज़ की। वहाँ पे आपको डेली टेस्ट इससे रिलेटेड होता है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो उसको। ओके, अभी 37 मेंबर है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।